तो गाइस ये रहा मेरा आंसर की जहाँ मैंने उन क्वेश्चंस को सेपरेट किया है जिन्हें मैंने किसी वजह से अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया या फिर इनकरेक्ट अटेम्प्ट कर दिया। तो मैंने शुरू किया था रीजनिंग से, तो रीजनिंग से ही शुरू करते हैं। तो रीजनिंग का पेपर ऑलमोस्ट आसान ही था, ऑलमोस्ट आसान ही था। तो सारे क्वेश्चन आसानी से बन रहे थे। फिर उसमें से मेरा एक क्वेश्चन ये था जो कि 12 नंबर पे खुला था। तो इसको देखते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्लियरली देख सकते हैं। क्वेश्चन जो है इतना भी टफ नहीं है, आसानी से कोई भी कर सकता था। क्वेश्चन है, कौन सा चित्र पिता, शिक्षक और पुरुषों के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है। आई थिंक मैंने ऑप्शन भी कुछ गलत लगा रखा है। हाँ ठीक है, एक ये ऑप्शन था, एक और ऑप्शन था ये ऐसा था, और एक ऑप्शन था ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। ठीक है, तो मैंने जो ऑप्शन मार्क किया है वो ये किया है। मेरा क्या लॉजिक था, मैंने क्या किया, यहाँ पे मेल रखा, यहाँ पे फादर रखा और यहाँ पे टीचर रखा। मतलब कि मेल जो है टीचर भी हो सकते हैं, मेल जो है फादर भी हो सकते हैं, ऐसा रखा। भाई क्या लॉजिक है, गलत है। दिमाग पता नहीं कहाँ चल रहा था। जबकि सही लॉजिक ये है, सही डायग्राम ये बनेगा कि फादर जो है मतलब पिता जो है वो तो पुरुष होंगे ही होंगे। तो इसको अगर मेल रखें, इसको फादर रखें और इसको टीचर रखें, ये वाला, तो सही है। यही वाला सही आंसर था और मुझे यही करना था, लेकिन मैंने ये कर दिया। हो जाता है गलती, पता भी नहीं चला गलती हो गया। यही होता है जब पेपर आसान होता है भाई, तो सिली मिस्टेक्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और बहुत सावधानी से करना चाहिए। फिर ये क्वेश्चन था जो कि मेरा आई थिंक 70 नंबर पे खुला था। इसको देखते हैं। इसमें मैं मतलब अलग ही चीज़ें किए जा रहा हूँ। मतलब था ना कि यार लगातार 16 क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन भी स्किप नहीं किया, कहीं भी फंसा नहीं, इतना आसान पेपर है। और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चन जब मॉक बुक में आते हैं तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। तो यहाँ भी मेरा दिमाग यही चला कि यार ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन फंसने वाला है और यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, देखना है आसानी से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आगे निकलना है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें देखो अलग अलग से लॉजिक लगा रहा हूँ। मतलब ऐसे इसका कोई मतलब ही नहीं है। जैसे 5 दूना 10, 3 30, पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, 5 2 7, 10 3 13, 3 2 5, 5 15, पता नहीं क्या दुनियादारी कर रहा हूँ। सही लॉजिक मिल ही नहीं रहा है। जबकि इसका एक आसान सा लॉजिक है ये कि 5 और 2 7 और 3 10, 10 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा। ऐसे ही 4 3 7 और 5 12 8 20, 20 दूना 40। ऐसे ये भी करना था, 6 4 10 12, 12 12 24, 24 दूना 48 आ जाता। यही था आंसर, लेकिन नहीं हो पाया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन ना मैंने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया था उस टाइम में। सोचा कि ठीक है नेक्स्ट टाइम मतलब सेकंड राउंड में कर लूँगा। लेकिन सेकंड राउंड में टाइम बचा तो मेरे पास, लेकिन तब तक दिमाग भाई चलना बंद हो चुका था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था भाई ये, अगला क्वेश्चन ये 22 नंबर पे बोला। इसमें भाई फिगर सीरीज के क्वेश्चन मेरे से वैसे भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं मेरे से मॉक वॉक में। तो मैं वहाँ पे यही सोच रहा था कि यार टाइम टेकिंग हो सकता है। मतलब थोड़ा सा डर बन गया था कि एक क्वेश्चन स्किप करना पड़ा है, उसकी वजह से थोड़ा सा टेंशन बढ़ रहा था मेरा भाई कि एक क्वेश्चन स्किप हुआ है। और यहाँ पे मैं सीरीज समझ करके लगा रहा था। ठीक है सीरीज भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे क्या समझ में आ रहा भाई, ये सीरीज ज़्यादा, सीरीज कम और एनालॉजी ज़्यादा है। हम देखेंगे कि ए और बी का एनालॉजी सेट कर लो, सी और डी का एनालॉजी सेट कर लो, ठीक है, सिमिलरिटी सेट कर लो। अगर सीरीज क्या होता है ना, सीरीज होता है कि सारे नेक्स्ट फिगर ना पिछले फिगर से ही बनते हैं। मतलब कि बी जो होगा ए से बनेगा, सी जो होगा बी से बनेगा, डी जो होगा सी से बनेगा, ऐसा होता है सीरीज। लेकिन इसमें देखो, इसके कोई भी एलिमेंट इसमें सिमिलर नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया क्या, यहाँ पे ये स्टार नहीं था आई थिंक, यहाँ पे था, यहाँ पे था, हाँ ये था एरो, डाउन एरो था। यहाँ पे थोड़ा गलती है, यहाँ पे सी था ऐसे करके, ये था, हाँ अब सही है। तो सिमिलरिटी के हिसाब से देखते तो बहुत आसानी से बन जाता। जैसे टी है, सेकंड नंबर पे आया 180 डिग्री घूम करके, वैसे ही एरो जो है ये आ जाएगा सेकंड नंबर पे 180 डिग्री घूम करके। तो देखेंगे इसमें तो सीधा सीधा वैसे ही है, तो ये तो होगा नहीं। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। उसके बाद में सी देखते हैं, यानी कि सेकंड नंबर, सेकंड प्लेस जो है वो फर्स्ट प्लेस पे चला जाता है 180 डिग्री घूम करके। तो वैसे ही सेकंड वाला यहाँ भी करेंगे। यहाँ पे उल्टा सी बना है, 180 डिग्री घूमेगा, सीधा सी बन जाएगा, सीधा सी इन चारों में है। ये तो कैंसिल ही हो गया था। फिर थर्ड देखते हैं टर्म, थर्ड टर्म जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। और फोर्थ टर्म है लेकिन आ गया है थर्ड टर्म पे और 90 डिग्री घूम करके। तो यही करते हैं, तो इसमें से ही फोर्थ टर्म लेते हैं, यानी कि प्लस, प्लस को 90 डिग्री घुमाएंगे तो प्लस ही रहेगा। तो प्लस इसमें कहाँ कहाँ है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और इसमें भी है, ये प्लस ही है, इसमें भी है। तो अभी भी अपने पास दो ऑप्शन है,
फिर जो एक ये टर्म छूट गया था थर्ड नंबर, ये चला गया फोर्थ टर्म पे और चेंज हो गया है। वैसे यहाँ भी होगा, यहाँ पे जो दे रखा है थर्ड टर्म पे जाएगा फोर्थ टर्म पे और चेंज होगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे भी रेक्टेंगल ही है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल ही, तो ऑलरेडी जो है कट चुका था। ये जो है आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, लेकिन स्क्वायर है नहीं एक्चुअली। मैं जब ये इमेज उठा करके इसमें लगा रहा था, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया है। स्ट्रेच होने की वजह से जो रेक्टेंगल है वो थोड़ा स्क्वायर शेप का दिख रहा है, पर ये है रेक्टेंगल ही। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, क्यों? क्योंकि सेम सेम आ गया, चेंज होना था फिगर। एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ पे चेंज होना था। मतलब था आसान, ऐसा समझाने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन इसको सिमिलरिटी की तरह से देखेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन सही था, ये गलत दे रखा है। ठीक है, और हाँ, इसके बाद तो मेरा रीजनिंग खत्म ही था। मतलब कि रीजनिंग में मेरे 2 क्वेश्चन स्किप हुए थे और एक क्वेश्चन गलत हुआ, ये तो तब तो पता नहीं था। तो मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छा खासा अटेम्प्ट हो गया है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लिया था मैंने। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि 12-13 मिनट कुछ लगा होगा, भरपूर टाइम था। मैं बहुत खुश था भाई, ये पेपर बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उसको बाद में कर लूँगा आकर के, पर बात के लिए टाइम बचे तब ना, देखते हैं पहले। हाँ, तो फिर मैं आया मैथ में, मैथ शुरू किया। मैथ भी ठीक ठाक चल रहा था, 2-3 क्वेश्चन हो गया लगातार। चौथा क्वेश्चन आया, चौथा क्वेश्चन आया तो ये, हाँ, ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि भाई मेरी गलती ये थी कि, गलती ही कहेंगे, कि मैं कर रहा था भाई पेपर हिंदी में अटेम्प्ट। और हिंदी में यहाँ पे लिख रखा था रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है ना ये, उसमें लिख रखा था समांतर चतुर्भुज या समानांतर चतुर्भुज कुछ लिख रखा था, यानी कि 2D फिगर का ही कुछ ऐसा कुछ लिख रखा था। लेकिन है ये 3D फिगर। वहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग हुआ। क्वेश्चन काफ़ी चेंज हो जाता है भाई हिंदी और इंग्लिश में। इस क्वेश्चन की बात करें तो करना कैसे था ये देखते हैं। करना ऐसे था कि इसको तुम रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड बोल रखा है ना, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, क्यूबॉइड ही कंसिडर कर लेते हैं। क्यूबॉइड ऐसे ही बनता है ना, ऐसे करके, हाँ, ऐसे ही बनता है। तो इसके क्वेश्चन ये है ना, द डायगोनल लाइन्स ऑफ 3 फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप मीटिंग एट अ कॉर्नर आर 5, 10, 13 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेलल पाइप? यार 3 फेसेस तुम ले लो ना, एल बी एच ले लो, एल बी एच ऐसे ही मान लो। तो डायगोनल्स है, तो इसका मतलब ये कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे करके दे रखा है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे रखा है, और एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दे रखा है। ऐसे ही दिया गया है, 5 दिया है, 10 दिया है, 13 दिया है। इन सबको इकट्ठा करके देखोगे जब, तो मिलेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 10, 5, 15, 13, 28 बटा 2, क्योंकि ये सब 2 था ना, ऐसे था, 2 टाइम था आगे, तो ये 14 निकल कर गया। अब यहाँ से ना भाई एल बी रखोगे तो एच निकल जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर बराबर निकल जाएगा 14 में से 5 गया, कितना, 9 बचा, एच निकल गया। तो अगर एच निकल गया तो भाई बी स्क्वायर भी मिल जाएगा, 1 मिल गया। अगर ये निकल गया तो एल चाहिए, एल भी निकल जाएगा। बी बराबर 1 था तो एल स्क्वायर बराबर 2 आ गया। अब हमें चाहिए क्या था? चाहिए था हमको वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? एल बी एच। तो यहाँ से हम एल बी एच देखेंगे तो आ जाएगा, क्या है भाई, 9, 1, 10, दोबारा ऐसे कैसे, ये 2 नहीं 4 था, ठीक है, 10, 4, 14 ऐसे बन रहा था। तो एल बी एच लेंगे तो हमारा आएगा √9 × 4 × 1, यानी कि 3 दूना 6, यही आएगा आंसर। तो ये ऐसे था। चाहो तो भाई फिर से देख सकते हैं, देख लिया तो इसको स्किप कर देना, ठीक है। ऐसे दे रखा था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 और बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर कितना था, 10, क्या कितना, 13 था शायद, हाँ 13 था, और एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर दे रखा था ना, 10 ही मान लो, ठीक है, कुछ भी कहीं भी रख लो, आंसर आ ही जाएगा। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 2 टाइम कितना आया था, 28, कितना बन जाएगा, 14, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 14 होगा अगर, तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर एच स्क्वायर सब अलग अलग यहाँ से निकल जाएगा। तो ये होगा अपना एल स्क्वायर और बी स्क्वायर 5 है, तो एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। अगर एच स्क्वायर 9 है तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। बी स्क्वायर 4 है तो एल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। अब अगर वॉल्यूम निकलना है तो एल बी एच होता है, एल बी एच कितना हो जाएगा, 9 × 4 × 1 अंडर रूट में बाहर आएगा, 3 गुणा 2 बराबर 6, यही आंसर था, सिंपल था, पर
वही है ना, वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया ये हिंदी इंग्लिश की वजह से। और अगला क्वेश्चन ये था 14 नंबर पे दे रखा था, ये भी मुझसे हुआ नहीं, मैंने क्या गलती किया बताता हूँ। ये था क्वेश्चन, अ नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ 1 2 3 ऐसे करके 120 तक। What is the probability that the chosen number is divisible by 6 or 8 but not by 24? मैं इसमें गलती क्या कर रहा था ना, मैंने क्या किया देखो, 6 से मैंने देखा कि 1 से 120 तक 20 ऐसे नंबर होंगे जो 6 से डिविजिबल होंगे। 8 से देखा तो 15 मिले, और फिर 48 से चेक करने लगा। यही गलती हो क्या भाई, 48 से नहीं करना था, 24 से करना था। है क्या ना कि हम लोग जो भी ऐसे नॉर्मली करते हैं, मतलब इस तरह से, मतलब ऐसे इस पैटर्न में एक टिपिकल क्वेश्चन बनता है जो हम लोग देखते हैं, उसमें यही होता है डायरेक्टली कि इन दोनों का जो एलसीएम होता है शायद वही सब पूछता है। तो मेरा मतलब दिमाग ऐसे ही चला गया इसी पे कि ठीक है 48 ही चेक करना है। तो इसको चेक करने पे ना, ऐसे सॉल्व करने पे अलग ही आंसर आ रहा था, इसमें कहीं ऑप्शन में भीड़ ही नहीं रहा था। तो लेकिन अगर 24 अगर हो जाता आसानी से, इसको ऐसे भी देख सकते हैं सेट थ्योरी की तरह से कि ये है 6 वाले और ये है मान लो 8 वाले और ये है 24 वाले। तो हाँ 24 भी करना था, ये हटाओ, 24 से 24 बचे 120, यानी कि 5 नंबर आ रहे थे। तो ये जो है ना यहाँ पे 5 है मान लो, और 6 से जो है ना 20 थे, तो 5 निकाल दो 20 में से, यानी कि 15 इसमें बच गया और 10 इसमें बच गया। जो पूछ रखा था वो ये था कि द चूजन नंबर डिविजिबल बाई 6 और 8 बट नॉट बाई 24। तो भाई 24 वाला नहीं कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है, ये कंसीडर करना है। 15 10 25, 25 बटा टोटल कितने नंबर थे 120, यही था आंसर। पर भाई वहाँ पे अलग ही चीज़ चल रही थी। हालांकि इसमें आंसर की में ये दे रखा है 23 बटा 120, जो कि एक गलत आंसर है। तो फाइनल आंसर की में आई थिंक इसको ठीक कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा ये था, मान लो 18 नंबर, इसमें पूछ रखा था ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री, ठीक है, ए बी 6 है, बी सी 8 है। फाइंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड जी एंड ऑर्थो सेंटर एच। इसमें मैं क्या गलती कर रहा था, एच यहाँ लेने के बजाय मैं इधर इस पे एच ले रहा था। ऑर्थो सेंटर होता क्या है, ऑर्थो सेंटर होता है एल्टीट्यूड्स का, एल्टीट्यूड से बनता है। तो बी सी का एल्टीट्यूड लेंगे तो यहाँ बनेगा, और ए बी का एल्टीट्यूड लेंगे तो यहाँ बनेगा। ऐसे ही इसका भी एल्टीट्यूड लेंगे, मान लो कहीं भी बनता हो लेकिन आएगा तो यहीं पे, तो यहाँ पे जो जब सबका इंटरसेक्शन यहीं पे तो यही एच होता है। तो एच ये हो गया। और एक चीज़ और, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड हम लोग दिखाते हैं ओ से। तो सेंट्रॉइड ऐसे बनता है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड यहाँ पे बनता है, बीचों बीच में ये डायगोनल होता है। जैसे आपको एक थ्योरम याद होगा शायद कि हाफ सर्कल में कोई ट्रायंगल जब बनाते हैं और वो ऐसे जब आता है आर्क पे, तो यहाँ से ये 90 डिग्री बनाता है, यानी कि ये क्या है, हाफ सर्कल बना रहा है इससे, तो ये क्या है डायगोनल है। ये और ये बराबर होगा और ये भी बराबर होगा। अगर ये 10 था, 6 8 10, अगर मान लो कि ये 10 था तो ये 5 हो गया, यानी कि ये भी 5 है। और एक और थ्योरम आपको पता होना चाहिए इसके लिए कि एच जी ओ, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन में होते हैं किसी भी ट्रायंगल में, और इनका एक और रिलेशन होता है कि ये ऐसे 2:1 के रेशियो में होती है इनकी डिस्टेंस। तो एच और जी ये 2 है और ये 1 है। यहाँ पे जो रेशियो के हिसाब से देखें तो 3 में बट रहा है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, एच और ओ तक 5 है। तो 3 की वैल्यू अगर 5 है तो हमको क्या चाहिए था, एच और जी चाहिए था, ठीक है। तो एच और जी हमको चाहिए था 2, तो 2 बराबर कितना होगा, 2 बराबर 5/3 गुणे 2, यानी कि 10/3, ये आंसर था। लेकिन भाई वहाँ पे इतना दिमाग नहीं चला, वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन हो गया था, एच यहाँ ले रहा था, कुछ आ रहा था, कुछ कर रहा था, 72 चीज़ें दिमाग में चल रही थी। फिर एक क्वेश्चन मेरा ये है 28 नंबर पे, ये भाई क्वेश्चन मुझे बहुत दमदार क्वेश्चन लगा। हालांकि है सिंपल, लेकिन दमदार इसलिए लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम के टाइम में मतलब प्रेशर क्रिएट करती हैं। आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, छोड़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हालांकि है अभी। क्वेश्चन है, एक अर्धगोला टैंक पानी से भरा है, यह एक पाइप से जुड़ा है जो इसे 7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली करता है। अगर टैंक का अंदरूनी रेडियस 2.1 सेंटीमीटर मीटर है तो टैंक को आधा खाली करने में लगभग कितना समय मिनट में लगेगा। करते हैं इसको। भाई मैं इसको अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ मालूम है, पहले तो दे रखा है अर्धगोला, ठीक है, बहुत लोग तो यही दिक्कत कर देंगे कि वो पूरे स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरी चीज़
कि 7 लीटर प्रति सेकंड बोल रखा है, लेकिन पूछा कहाँ है, मिनट में पूछ रखा है। तो काफ़ी लोग यहाँ दिक्कत में आ जाएंगे, मैं भी आ गया था। और चीज़ और चीज़ ये कि आधा ही खाली करना है, बहुत लोग पूरा पूरा खाली करने लगेंगे। भाई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। आप जब फर्स्ट टाइम इसको अटेम्प्ट करिएगा ना तो समझ में आ जाएगा। करते हैं इसको सॉल्व। रेडियस रखा है 2.1। भाई स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, हाफ स्फेयर का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको रखते हैं तो 2/3 गुणे 22/7 हुए 2.1, 2.1 इंटू 2.1। अब एक चीज़ और दे रखा है कि 1 मीटर क्यूब बराबर है 1000 लीटर। तो इसमें हम जो भी आएगा मीटर क्यूब नहीं है, इसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा क्या कि जितनी भी डेसिमल है सब समझ लो खत्म हो गया। अब टाइम निकालना था कि कितने टाइम में खाली करेगा। तो 7 लीटर पर सेकेंड खाली कर रहा है, मिनट में बना दिया। अब भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो ये पूरा टाइम खाली करवा रहे हैं भाई, अभी इसको हाफ करना था, अब जाकर के ये कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, 7 त्रिक 21 से 21 गया, 7 से ये गया 3 बार में, और 3 से ये गया 2 बार में, और 2 से गया ये 11 बार में। ठीक, अब बचा क्या है 11 और 21, कितना हो जाएगा, आई थिंक 132 पॉइंट, ये क्योंकि यहाँ 10 बचा था, आंसर आ गया। और मैंने क्या गलती किया था, मैंने किया था कि मैं सॉल्व कर रहा हूँ भाई, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, मैं कॉन्फिडेंट रहा हूँ, पूरा पूरा सॉल्व कर रहा हूँ, जबकि आंसर पूछ रखा था लगभग में। ये भी एक पॉइंट है भाई इस क्वेश्चन में। मैंने क्या किया, मिला जुला के 11 मार दिया, क्योंकि 11 22 कट नहीं रहा था, 11 कट नहीं रहा था, मुझे लगा यही होगा, लगभग पे ध्यान गया ही नहीं। तो भाई ये है क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम का क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी इंटीजर्स इन द सेट 1 2 3 till 100 हैव एग्जैक्टली 3 डिविजर्स। भाई ये एक नंबर सिस्टम का अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि भाई ऐसे क्वेश्चन ना मतलब प्रैक्टिस में नहीं रहते ना, तो दोबारा करने में थोड़ा कभी कभी दिक्कत आ जाता है। इसको करना ऐसे था कि मतलब इसमें ये कॉन्सेप्ट है ना कि जो प्राइम नंबर के स्क्वायर्स होते हैं ना, सिर्फ वही ऐसे नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स होते हैं। जैसे मान लो कि p है प्राइम नंबर, p का स्क्वायर कर लो, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे, एक तो p स्क्वायर खुद है, एक p है, एक 1 है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम ले लिए 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब 4 के कितने फैक्टर होंगे, एक 4 खुद होगा, एक 2 होगा, एक 1 होगा, ऐसे करना था। तो ऐसे करके काउंट करते, तो 4 ले लेते हैं, और उसके बाद में 3 है, 3 का 9, इसके बाद में 4 5 25 ले सकते हैं, 6 तो नहीं है, 7 है, 49 ले सकते हैं। उसके बाद में अगला प्राइम नंबर आता है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 21 होगा, जो कि 100 से बाहर चला गया, तो ये तो नहीं हो सकता। तो अपने पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 ही ऐसे नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली 3 डिविजर्स हो सकते हैं। तो आंसर क्या था, 4। अगला क्वेश्चन ये है भाई, ये क्वेश्चन भी हो सकता था आसानी से, पर हुआ क्या भाई, दिमाग मेरा यहाँ से होने लगा था ख़राब, क्योंकि मैंने अब तक एक क्वेश्चन ये स्किप कर दिया था, एक क्वेश्चन ये स्किप कर दिया था, हाँ फर्स्ट राउंड में तो स्किप कर दिया था, एक क्वेश्चन ये स्किप कर दिया था, एक क्वेश्चन ये भी स्किप कर दिया था, मतलब कि और ये भी स्किप कर दिया था, मतलब कि 4, एक ही क्वेश्चन, एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, मतलब 4 और एक ये 5 क्वेश्चन स्किप कर चुका था, 5 हाँ। उसके बाद में आया ये क्वेश्चन, भाई मेरा दिमाग हो चुका था ख़राब, दिमाग में चल रहा है ये कि यार काफ़ी क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, दिक्कत ना हो जाए, ऐसा ना हो कि अनअटेम्प्टेड रह जाए या फिर टाइम कम पड़ जाए। अब यहाँ से मैं हड़बड़ी चालू हो गया मेरा। ये क्वेश्चन है, किस वार्षिक ब्याज दर पर 15,625 की राशि 1 साल 6 महीने में यानी कि 1.5 साल में 19,683 हो जाएगी यदि ब्याज हर 6 महीने में चक्रवृद्धि किया जाता है। आसान था, हो सकता था, लेकिन मेरा दिमाग ख़राब हो चुका था, मुझे अब सिंपल सी चीज़ दिख नहीं रही थी, ये क्या है क्यूब है, ये क्या है क्यूब है। इसको करना ऐसे था, 1 + r है मान लो, इसका क्यूब करो तो ऐसे, मतलब इसको ऐसे में लिख सकते हैं कि 100 + r/100 का क्यूब, मान लो कि
वही नंबर ये था पी, मतलब पी क्या यही है, प्रिंसिपल यही है 15,600, यहाँ जाएगा नीचे चला जाएगा, ऐसे करेंगे 15,625 और ये क्या था 19,683। तो यहाँ पे कुछ तो है, किसी तो नंबर का क्यूब है ये जो इतना बना हुआ है। तो ये चेक करोगे तो तुमको मिलेगा ना भाई, ये 25 है और ये 27 है, इसी का क्यूब करके ये यहाँ रखा है। तो मतलब कि 25 पे 2 बढ़ रहा है, यानी कि 8%। 8% कितना 6 मंथ्स के लिए, 12 मंथ के लिए कितना हो जाएगा 16%। आ गया आंसर। लेकिन भाई वहाँ पे मेरे दिमाग मालूम क्या आ रहा है, 15 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है, 15 का क्यूब से सोच रहा हूँ भाई, दिमाग एकदम उड़ चुका था। फिर नहीं हो रहा है, फिर मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, दुनियादारी कर रहा हूँ, ये वो अप्रॉक्सीमेशन लगाने लग जा रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेशन लगा करके मैं मारा क्या 20 मार दिया और गलत हो गया। एक ये क्वेश्चन गया। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन था 28 वाला क्वेश्चन, ये भी मैं नहीं कर पाया। भाई दिमाग हो चुका था ख़राब, क्या किया जाए, दिमाग में 72 चीज़ें आ रही थी। खैर देखते हैं इसको। इन अ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 62 डिग्री, फिर ट्रायंगल ही बना लेते हैं। ट्रायंगल है पी क्यू आर दे रखा है 62। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू का एक बाइसेक्टर है परपेंडिकुलर एट एस मीट्स क्यू आर एट टी। यहाँ पे टी पे कहीं मान लो मिलता है। इफ टी पी आर इज 38, टी पी आर ये ले लो, ये है 38, व्हाट इज द मेजर ऑफ पी क्यू आर ये पूछ रखा है भाई। अगर 62 है, ये 38 है, ये दोनों हो गया 100, तो यहाँ पे 80 बच गया। अब ये वाला जो पूरा है, ये पूरा एंगल ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 90 है, ये भी 90 है, और ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड दोनों बराबर है, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है, यानी कि साइड एंगल साइड दोनों मिल गया। तो क्या हुआ, सिमिलर ट्रायंगल बन गया भाई। सिमिलरिटी लगाओगे यहाँ पे तो एक ट्रायंगल बनेगा एस क्यू टी, मान लो ये है एस क्यू टी, और सिमिलर होगा कौन से ट्रायंगल की, एस पी और टी। जो एस क्यू है वो एस पी है, एस पी, और जो एस टी है और एस टी दोनों में कॉमन है। भाई बन गया ना सिमिलरिटी, देख लो। अब यहाँ से जो यहाँ पे एंगल होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, ये 90 है, तो भाई जो बच गया वो भी दोनों में बराबर ही होगा। तो 100 है, 100 को 2 पार्ट्स में करोगे तो ये 50 हो जाएगा, तो 90 यहाँ है, तो ये कितना बच गया 40। आ गया आंसर। आसान था भाई, लेकिन नहीं हो पाता है एग्जाम में, वहाँ पे पता नहीं क्या क्या चलने लगता है दिमाग में यार। ओवर थिंकिंग की वजह से ना बर्बाद हो जाता है दिमाग काम करना। ठीक है, तो इस तरह से मैथ भी हो गया। अब भाई 30th क्वेश्चन तक जाते जाते ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मतलब फिर भी मेरे पास पूरा मतलब एक राउंड 30th क्वेश्चन तक जाने में मेरा अभी भी 12-14 मिनट लगभग बचा हुआ था, 12-12 क्वेश्चन बचा हुआ था। मतलब मेरे पास टाइम था ठीक ठाक कि जो भी यहाँ पे छूटा हुआ है 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन उसको कर लूँ, और रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छूटा है उसको भी कर लूँ। हो सकता था, पॉसिबल था, लेकिन दिमाग ना पैनिक कर गया भाई ये सोच करके कि टाइम कम है और क्वेश्चन ज़्यादा मैंने स्किप कर दिया है। फिर क्या हुआ, फिर मैं वापस से जो क्वेश्चन छोड़ा था उसको करने गया। जैसे ये क्वेश्चन स्किप हुआ था, ये क्वेश्चन स्किप हुआ था, वापस से इसको ट्राई कर रहा हूँ, नहीं बन रहा है, छोड़ना पड़ गया, टाइम गया उसमें। इसको भी ट्राई कर रहा हूँ वापस से, नहीं बन रहा है, छोड़ना पड़ रहा है। इसको वापस से ट्राई कर रहा हूँ, इसमें दिक्कत आ रही थी थोड़ी, लेकिन वही है, फिर दिक्कत आ रही है लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती 11 का मल्टीपल चेक करके मार दिया, हो गया गलत। उसके बाद में एक ये क्वेश्चन था, ये तो मेरा दिमाग में कुछ घुस ही नहीं रहा था, इसको कैसे करूँ, मतलब कोशिश कर रहा हूँ ऐसे एकदम मैनुअली कोशिश कर रहा हूँ भाई कि कौन सा नंबर लूँ, कौन सा नंबर लूँ, ये सब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है कि भाई प्राइम नंबर ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। भाई गिन के कर रहा हूँ मैं, मतलब इतना मतलब टाइम को ऐसे बेकार कर रहा था मैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन भी मैं फर्स्ट टाइम में तो, हाँ ये तो फर्स्ट टाइम में किया था, गड़बड़ी हो गया था सर। हाँ, और ये सेकंड राउंड में आया करने के लिए यहाँ पे भी नहीं बना। भाई जब क्वेश्चन नहीं बन रहा फिर मेरे दिमाग में आया चलो ठीक है, कम से कम जो होगा सो होगा। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन छोड़ करके आया उसको करता हूँ, वो करने आ गया, वो करने आया, अच्छा ये तो गलत हो गया था, वो करने इसको करने आया, इसमें फिर से वही कर रहा हूँ मैं, फालतू के लॉजिक लगा रहा हूँ, जो सिंपल लॉजिक है एकदम से उसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। तो हुआ क्या, स्किप ही करना पड़ा। इसको आया, इसको चेक कर रहा हूँ, इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ भी दिमाग उड़ा हुआ है। अब भाई दिमाग एकदम घबरा चुका था भाई कि क्वेश्चन काफ़ी स्किप हो गया है, टाइम एकदम ओवर हो रहा है। और फाइनली पहला सेक्शन सबमिट हो भी गया, दूसरा सेक्शन खुला, आया इंग्लिश करने लगा मैं। इंग्लिश चलो ठीक ठाक से कर रहा था, उसमें ऐसा आया 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 9th क्वेश्चन आया। 9th क्वेश्चन दे रखा था, एरर का क्वेश्चन था, द होल फैमिली वुड बर्स्ट इनटू पील्स फॉर लाफ्टर। भाई मुझे कोई एरर दिख नहीं रहा था,
लिटरली मुझे कुछ नहीं दिख रहा था भाई। मतलब मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा था थोड़ा बैकग्राउंड में कि क्वेश्चन छूट गया है, वो उस पर जो भी नुकसान हुआ है उसको यहाँ से भरपाई करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई क्वेश्चन छोड़ने का कोई स्कोप नहीं है, ये है वो है। फिर ये जब क्वेश्चन आया ना, ये लगा कि इसको स्किप करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा और फटने लगा भाई कि अब क्या करूँ। ठीक है, पर ठीक है, हो सकता था क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेता, सोचता समझता, तो चेक करता कि प्रीपोजिशन वगैरह और वैसे मतलब थोड़ा सा ब्रेक तो शायद बन जाता। इसमें एरर यही था कि और की जगह पे ऑफ लगेगा बस, लेकिन नहीं हो पाया। मतलब क्या कर सकते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन था 5th नंबर पे था, ये नरेशन का क्वेश्चन है भाई। इसमें मेरा दिमाग यहाँ हिल गया, ये जी और दे रखा था, इसको देख कर ही मैं भाई होने लगा कन्फ्यूज। अब इसको सेट करने के चक्कर में ना मैंने गलत ही अटेम्प्ट कर दिया, मैं ऑप्शन लगा दिया 3rd, जबकि 4th सही था। क्वेश्चन ये था, डू यू सपोज यू नो बेटर देन योर ओन फादर जीयर्ड हिज एंग्री मदर। अब भाई सही ऑप्शन तो ये था, हिज एंग्री मदर जीयर्ड एंड आस्क्ड whether he supposed he knew better than his own father। भाई मैं जीएड को सेट करने के चक्कर में यहाँ है जीएड दैट, इसमें जीएड एंड आस्क्ड दोनों लगा हुआ है। मैं बस यही था कि भाई जीएड को सेट करो, ये नहीं देखा, मतलब ये भी देखा होता ना कि भाई यहाँ पे तो इंट्रोगेटिव बन जा रहा है, डिड ही सपोज इंट्रोगेटिव बन जा रहा है, ये भी तो ऐसे भी तो गलत हो गया, यहाँ ध्यान ही नहीं किया, बस मैं ये जीएड सेट किया, इसी से कन्फ्यूजन हो गया मुझे, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, किसी तरह से इंग्लिश खत्म हुआ, खत्म नहीं मतलब कि ऐसा कि पैसेज को छोड़ करके और पी क्यू आर एस को छोड़ करके इतना क्वेश्चन हो चुका था। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई पैसेज में तो टाइम लगने वाला है और पी क्यू आर एस में भी थोड़ा बड़ा टाइम एक्स्ट्रा जाता है, तो क्या करते हैं ना, पहले जी एस कर लेते हैं। अब जी एस करने के चक्कर में हो गया बर्बादी शुरू। जी एस करने आया मैं, तो एक सेकेंड, हाँ, जी एस करने आया मैं तो जी एस में ना मतलब एक राउंड में मैंने किया लगभग, हाँ, 10 क्वेश्चन किया था, और बाकी सोचा चलो ठीक है जैसे तैसे बाकी जो 15 क्वेश्चन बचते हैं वो सेकंड राउंड में कर लूँगा। अब आया वापस से पैसेज करने लगा, पी क्यू आर एस करने लगा। अब जब यहाँ पे पैसेज और पी क्यू आर एस करो तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई जी एस में तो 15 क्वेश्चन छूट गया है, दोबारा जाकर करना है, टाइम बचाना है, ये है वो है, ये तो दिक्कत हो जाएगी। अब भाई यहाँ मन नहीं लग रहा है, वहाँ जाना बार बार, जी एस में जी एस के बारे में सोच रहा हूँ, इस तरह से दिमाग यहाँ पे खराब हो गया। पैसेज भाई पढ़ रहा हूँ, दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा है, मतलब पढ़ रहा हूँ लेकिन सोच जी एस के बारे में कहाँ से जाएगा भाई। एक बारी दो बारी पढ़ करके, एक बारी पढ़ करके नहीं समझ आ रहा तो और थोड़ा घबराहट आ जा रहा है भाई कि ये क्या हो रहा है भाई मेरे साथ में, मेरा दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है, ये सब चीज़ें आ रही भाई ख्याल में। मतलब ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो गया भाई, मतलब क्या ही कहूँ। फाइनली किसी तरह से जैसे तैसे, मतलब टाइम खत्म ही होने वाला था, वापस जीएस में जाने के लिए तो टाइम बचा नहीं मेरे पास, जैसे तैसे ख़त्म किया पी क्यू आर एस और पैसेज लगा करके। फिर भी हुआ क्या, हुआ ये कि पैसेज का 3 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया है भाई, 2 क्वेश्चन एक पैसेज से और एक क्वेश्चन एक अलग पैसेज से, और 3 क्वेश्चन ये हो गया, एक तो ये हो गया नरेशन का, ये गलत हो गया, एक क्वेश्चन स्किप करना पड़ गया, यानी कि टोटल 5 क्वेश्चन बर्बाद हुए मेरे। वापस जीएस में जाने का टाइम नहीं बचा। अब जब आंसर की देख रहा हूँ तो भाई जीएस में भी मैं 3 क्वेश्चन क्लियरली और कर सकता था, मतलब एकदम करेक्ट अगर पढ़ा होता, लेकिन पढ़ा भी तो नहीं ढंग से। मतलब जो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिख रहा था उसको पढ़ने के बजाय मैं ये सोच रहा था चलो ठीक है सेकंड में करूँगा, पढ़ा होता ढंग से तो 3 क्वेश्चन और कर सकता था, लेकिन बर्बाद होना था। तो 10 क्वेश्चन में किया था, हाँ जीएस में 10 क्वेश्चन किया था, 10 में से भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 सही हुए। और 2 क्वेश्चन ये वो क्वेश्चन है ना जिसको मैंने मार्क एट रिव्यू कर रखा था, मार्क फॉर रिव्यू, मुझे थोड़ा सा डाउट था ये गलत हो गया, काश ये भी नहीं किया होता 2 नंबर और बच जाते, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ, जब कम ही अटेम्प्ट करना है तो कम से कम ऐसा करो कि एक भी नंबर ना कटे। तो इस तरह से हुआ भाई। उसके बाद में ये पेपर हुआ सबमिट, आया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर भाई, कंप्यूटर तो और फाड़ू। यहाँ मेरा भाई एक राउंड में ना मैंने किए 7 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में से। अब भाई मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि भाई 7 क्वेश्चन किया हूँ, तो इसमें से मान लो कहीं 2 गलत हो गया तो बचे 5, 5 दिया 15 नंबर, 15 में से 2 माइनस कर दो, हो गया 13 नंबर। भाई एक ऐसी कैंडिडेट के लिए भी 13 नंबर काफ़ी नहीं होता है, क्वालिफाई ही नहीं होगे तो मतलब क्या है। फिर मैं सोचा चलो ठीक है कुछ क्वेश्चन और कर लेता हूँ, थोड़ा तुक्का उक्का बिड़ा करके जुगाड़ से, थोड़ा सा लॉजिक लगा करके कुछ। तो मैं वापस से फिर से 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट किया, मतलब टोटल 11 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा करने की मेरी हिम्मत नहीं थी भाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर और अटेम्प्ट करता तो गलतियाँ और हो सकती थी। अब इस 11 क्वेश्चन में से मेरा 3 क्वेश्चन गलत हुआ है, 8 सही हुआ है, मतलब 24 माइनस 3 21 नंबर। भाई एक ऐसे कैंडिडेट के लिए 21 नंबर काफ़ी है, 21 से कम होता तो दिक्कत होती, 21 नंबर काफ़ी है, क्योंकि 21 नंबर पे सीपीटी के लिए भी शॉर्टलिस्टेड हो सकते हो अगर नंबर आते हैं तो। और हाँ भाई, यहाँ हो गया मेरा पेपर ख़त्म।
तो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आई थिंक आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। तो भाई इस तरह से हुआ मेरा पेपर ओवर। अब बात करते हैं और क्या क्या थॉट्स आए। तो भाई थॉट्स तो बहुत सारे आए दिमाग में एग्ज़ाम के दौरान। अब उसको एकदम एग्जैक्ट क्या क्या आ रहे थे, कब कब आ रहे थे, वो बताना थोड़ा मुश्किल है। पर ऐसे समझो भाई कि एग्ज़ाम में ना अगर ओवर थिंकिंग किए तो भाई दिक्कत हो सकती है, और कुछ खास एक्सपेक्टेशंस अगर लगा के रखे हो तो भी दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है भाई, अभी के लिए इतना ही। हाँ, एक और चीज़ बात करनी थी। ये जो यार मैथ के मेरे क्वेश्चंस छूटे हुए हैं ना, मैथ और रीजनिंग में छूटे हुए या फिर गलत हो गए हैं, इन सब क्वेश्चंस का ना भाई मैं एक सोर्स दिखाऊंगा आपको। मतलब कि वो प्रीवियस ईयर नहीं है भाई, बहुत मोटी किताब नहीं है, मतलब कि एक प्रैक्टिस बुक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब मैं आपको बताऊंगा, मतलब ये प्रमोशन नहीं है, बताऊंगा और वो बुक भी दिखाऊंगा आपको। हो सके तो प्रूफ भी दिखाऊंगा आपको कि उस बुक में ये क्वेश्चन थे। मैं भाई प्रैक्टिस करके गया था, ये सारे क्वेश्चन किया था मैं। कुछ ऐसा नहीं है भाई कि कुछ नया है ये जो मुझसे छूटा हुआ है या फिर गलत हुआ है। लेकिन भाई वही चीज़ है ना कि दिमाग भाई अगर कंट्रोल में नहीं है तुम्हारा, ओवर थिंकिंग करने लग गया भाई, तो बर्बाद है सब। मतलब ऐसा पेपर है भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मतलब इसमें मैं कम से कम ना, अगर ठीक से करता कम से कम 30 नंबर 32 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर कर पाता। तो मतलब 30 32 नंबर ऐड कर दो मेरे जितने भी नंबर हैं, मतलब मान लो मेरे 286 हैं, 285 हैं, तो उसमें अगर 30 32 नंबर ऐड कर दो तो ठीक ठाक नंबर हो जाता भाई। एक एससी कैंडिडेट के लिए ना 315 317 भाई, मतलब बहुत हो जाता। लेकिन वही है, दिमाग दिमाग हिला हुआ था। ठीक है फिर, क्या कर सकते हैं, जब होगा किस्मत में तब होगा, अभी तो नहीं है लगता है। ठीक है यार, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हो सके तो लाइक वाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो यार। थैंक यू।